हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पथ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे मेट फोर्थ सेमेस्टर की फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एजुकेशन के यूनिट 4 को हम कंप्लीट पढ़ेंगे, दैट इज वैल्यू एजुकेशन। सो इसके हर टॉपिक के बारे में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। कंटेंट क्या क्या रहेंगे, तो सबसे पहले कंसेप्ट, सिग्निफिकेंस एंड टाइप्स ऑफ वैल्यूज, इंडियन ट्रेडिशनल वैल्यूज, वैल्यूज एंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके ऊपर पहले से ही एक वीडियो बनी हुई है। मैं उसको इस प्लेलिस्ट में डाल दूंगी आपके इस सब्जेक्ट की, दैट इज फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन की प्लेलिस्ट में। ओके, तो अब वहां से इसको देख लेना। बार बार रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब आपको मिल रही है तो बार बार उसे ही सेम दोहराना तो कोई ऐसा बेनिफिशियल नहीं लगा मुझे, इसलिए आप उस वीडियो को देख लेना इसके लिए। ओके, सो लिंक भी डाल दूंगी मैं उसके लिए। सो डी इज द NEP 2020 एंड वैल्यूज विद स्पेशल रेफरेंस टू 21st सेंचुरी। इनके बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कॉन्सेप्ट, सिग्निफिकेंस एंड टाइप्स ऑफ वैल्यूज। तो क्या होता है वैल्यूज, क्यों क्यों इंपॉर्टेंस है और क्या टाइप्स है। सो वैल्यूज क्या होते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मूल्य, है ना। तो जैसे आप अपने डेली लाइफ में भी, डेली टर्म में भी देखते हो कि क्या आप में वैल्यूज नहीं है, क्या तुम्हारी यही वैल्यू है। सो बेसिकली वैल्यूज क्या होते हैं, वैल्यूज आर द प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड्स और क्वालिटीज दैट एन इंडिविजुअल सोसाइटी कंसिडर इंपॉर्टेंट, डिजायरेबल एंड वर्थवाइल। कि एक सोसाइटी में रहने के लिए या फिर एक सोसाइटी में किसी इंडिविजुअल की या किसी सोसाइटी की जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो क्वालिटीज होती हैं, है ना, जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मूल्यवान होते हैं, उन्हें फॉलो करने होते हैं। वो अपनी लाइफ में उनका आदर करना होता है उन वैल्यूज का, जिससे वो सोसाइटी जानी जाती है, पहचानी जाती है। सो दे सर्व एज अ गाइडिंग आइडल्स दैट इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर। तो बेसिकली गाइडिंग आइडल्स की तरह काम करते हैं। इट मीन्स कि हम इनके पथ पर चलने की कोशिश करते हैं या फिर इनके पथ पर चलते हैं, इन वैल्यूज के पथ पे, जो हमें हमारे बिहेवियर के बारे में दर्शाती है, एटीट्यूड्स के बारे में, डिसीजंस कैसे हैं हमारे और रिलेशनशिप्स विद अदर्स, है ना, कि हम अपने पेरेंट्स के साथ, फैमिली, अदर फैमिली मेम्बर्स के साथ, नेबरहुड में, सोसाइटी में कैसे रह रहे हैं, क्या उनसे लड़ाई झगड़ा करके रह रहे हैं या फिर हम बहुत प्यार से कोऑपरेशन के साथ रह रहे हैं। सो बेसिकली सारी ही वैल्यूज हैं, जैसे कि आप इक्वालिटी लगा लो, कोऑपरेशन लगा लो, ब्रदरहुड लगा लो, है ना। तो बेसिकली ये सारी क्या है, ये सारी वैल्यूज ही हैं जो हमें सिखाई जाती हैं। तो डिफरेंट सोसाइटी की डिफरेंट वैल्यूज भी हो सकती है। सो इन फिलोसफी एंड एजुकेशन, वैल्यूज आर कंसिडर्ड द मोरल कंपास ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। तो अगर हम फिलोसफी और एजुकेशन में बात करें तो वैल्यूज आपका मोरल कंपास है, मतलब वैल्यूज आपको मोरालिटी की तरफ लेके जाने की कोशिश करती है आपकी, है ना। तो they define what is right or wrong, good or bad and shape personal character and social norm. So आपका करेक्टर को दर्शाती है या फिर उसको आकार देती है, और जो सोसाइटी के नॉर्म्स है, जो मानदंड है, उनको भी दर्शाती हैं आपकी वैल्यूज। कि आपकी सोसाइटी में किसको आइडल माना जाता है, किसको पूजा जाता है, कैसे आप बिहेव करते हो अपने दैट इज फैमिली मेंबर्स के साथ, उन सब चीज़ों को दर्शाती है आपकी वैल्यूज। हिंदी में देखें तो मूल्य वे सिद्धांत, मानक या गुण है जिन्हें कोई व्यक्ति या समाज महत्वपूर्ण, वांछनीय और सार्थक मानता है। वे मार्गदर्शक आदर्शों के रूप में कार्य करते हैं जो हमारे व्यवहार, दृष्टिकोण, निर्णयों और दूसरों के साथ संबंधों को प्रभावित करते हैं। दर्शन और शिक्षा में मूल्यों का मानव आचरण का नैतिक कंपास माना जाता है। ओके, मतलब ये कंपास माना जाता है, नैतिक कंपास में परिभाषित करते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, अच्छा है या बुरा, तथा व्यक्तिगत चरित्र या फिर सामाजिक मानदंडों को आकार देते हैं। सो डेफिनेशंस क्या है, स्प्रेंगर के अकॉर्डिंग वैल्यूज आर द ऑब्जेक्ट ऑफ अवर इंटरेस्ट, डिजायर्स, विल एंड अप्रूवल। तो अकॉर्डिंग टू स्प्रेंगर वैल्यूज क्या है, वैल्यूज एक तरह से आपके ऑब्जेक्ट, मतलब जो चीजें आपको पसंद है, जो जिन चीजों में आपका इंटरेस्ट है, जो आपके डिजायर्स है, इच्छाएं हैं, विल है और अप्रूवल है। सो बेसिकली वही आपके मूल्य हैं, है ना। तो मतलब आप किसको ज्यादा परफेक्ट मानते हो अपनी लाइफ में, किसके पथ पर ज़्यादा चलते हो, किसके पाथ पर ज़्यादा चलते हो, रास्ते पर, है ना, किसके सिखाए हुए इन लोगों के। ओके, सो ये रोक कीच के द्वारा बात करें तो अ वैल्यू इज एन एंड्यूरिंग बिलीफ दैट अ स्पेसिफिक मोड ऑफ कंडक्ट और एंड स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस इज पर्सनली और सोशली प्रेफरेबल। तो अगर हम हिंदी में देखें इसे, तो मूल्य एक स्थायी विश्वास है कि आचरण का एक विशेष तरीका या अस्तित्व की अंतिम स्थिति व्यक्तिगत या सामाजिक रूप से बेहतर है। ठीक है, तो हमारे वैल्यूज हमारे आचरण होते हैं, हमारा बिहेवियर होता है, और एक तरीका होता है हमारे अस्तित्व का कि हम कैसे पहचाने जाएंगे, है ना, कैसे हम पहचाने जाएंगे, उन सब चीज़ों को डिसाइड करते हैं। ठीक है,
सो द नेक्स्ट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यूज। सो वैल्यूज की सिग्निफिकेंस क्या है? वैल्यूज प्ले अ वाइटल रोल इन इंडिविजुअल एंड सोशल लाइफ। तो किसी भी व्यक्ति के, किसी भी सोसाइटी के एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पर्टिकुलरली इन शेपिंग पर्सनैलिटी, गाइडिंग बिहेवियर एंड प्रमोटिंग सोशल कोहेजन। तो सामंजस्य मेंटेन करके चलता है सोसाइटी में, पर्सनैलिटी को डेवलप करने में, और आपके जो बिहेवियर है वो कैसे होंगे, उन सब चीज़ों को दर्शाता है आपकी वैल्यूज। ओके, तो बात करें पर्सनल डेवलपमेंट की, तो वैल्यूज हेल्प इन बिल्डिंग कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी कैसी, आपके वैल्यूज दर्शाते हैं, और आपके कैरेक्टर, आपके चरित्र निर्माण को। ओके, सो दे फोस्टर क्वालिटीज लाइक सेल्फ डिसिप्लिन। जैसे आपके ना सेल्फ डिसिप्लिन है, खुद से आप अनुशासन रखते हो अपनी लाइफ में, है ना, आपको बार बार किसी किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती आपसे, आप खुद ही काम कर देते हो। पंक्चुअलिटी है आपके अंदर, ऑनेस्टी है, एम्पैथी है, आप सद्भावना दिखाते हो दूसरों के प्रति, रिस्पेक्ट करते हो, और साथ मिलकर चलते हो या नहीं चलते। सो बेसिकली ये आपके वैल्यूज, ये आपके पर्सनल डेवलपमेंट में आएंगी। मोरल और एथिकल गाइडेंस में, सो वैल्यूज एक्ट एज अ मोरल कंपास। तो मोरल कंपास की तरह काम करता है, क्योंकि ये आपको एक क्या क्या दर्शाने में हेल्प करता है, आपको ये दर्शाने में कि क्या सही है क्या गलत है, मतलब एथिकल डिसीजंस को दर्शाने में हेल्प करता है। तो वैल्यूज आपको बताते हैं आपकी। तो वैल्यूज ऐसा तो है नहीं कि पॉजिटिव ही होती है, नेगेटिव वैल्यूज भी होती हैं। ओके, जैसे एग्रेशन हो गया आपका, ओके, या फिर रूड बिहेवियर हो गया आपका। सो बेसिकली ये आपके एथिकल डिसीजंस को गाइड करते हैं, गाइड इंडिविजुअल्स टू मेक एथिकल डिसीजंस, कि क्या सही है क्या गलत है। तो उस तरह से आपको दिशा दिखाती है। ओके, कंपास की तरह काम करता है। सो दे रिजोल्व मोरल डायलेमास एंड कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, कि जब आपको ये लगता है कि आपको क्या करना सही है, क्या करना उचित है, क्या करना उचित नहीं है, तो आप अपने वैल्यूज के जरिए उनको देख सकते हो, समझ सकते हो कि आपके मूल्य क्या कहते हैं, कि आपको वो चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ओके, सो मोरल डायलेमास जो आते हैं जब आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसमें हेल्प करती है आपकी वैल्यूज। सो ये हिंदी में मूल्यों का महत्व, व्यक्तिगत विकास और नैतिक एवं आचारिक मार्गदर्शन में हेल्पफुल है ये। नेक्स्ट इज सोशल हार्मनी। तो सोसाइटी में मिलजुल कर लोग कैसे रहेंगे, उसको मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं आपकी वैल्यूज। शेयर्ड वैल्यूज प्रमोट यूनिटी, टॉलरेंस एंड कोऑपरेशन इन अ डाइवर्स सोसाइटी। तो जो वैल्यूज हैं आपकी, वो यूनिटी को प्रमोट करती हैं, है ना, एकता को, टॉलरेंस को, कि आप लड़ाई झगड़ा ना करो, है ना, और दैट इज शांति बनाए रखो कोऑपरेशन के साथ इन डाइवर्स सोसाइटी। सो दे फॉर्म द बेसिस ऑफ लॉज, कि आपकी वैल्यूज पे ही आपके लॉज बनते हैं, आपकी कस्टम्स बनते हैं, रीति रिवाज, और इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उसमें जो रूल्स वगैरह होते हैं, वो सब इन हमारी जो वैल्यूज हैं उनको दर्शाते हैं। ओके, एजुकेशनल इंपॉर्टेंस की बात करें तो एजुकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट एकेडमिक नॉलेज बट ऑल्सो अबाउट इम्पार्ट वैल्यूज, है ना। तो एजुकेशन आपके सिर्फ एकेडमिक नॉलेज प्रदान करने के लिए ही नहीं बनी है, बल्कि आपके अंदर वैल्यूज सम्मिलित करने के लिए, सम्माहित करने के लिए भी बनी है। आपको सिर्फ वहाँ पर बुकिश नॉलेज नहीं सिखाई जाती, आपको वहाँ पे और वैल्यूज़ के बारे में भी बताया जाता है कि आपको कैसे टीचर्स की बात माननी है, एक टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करके चलना है, अपने से बड़ों का कैसे आदर करना है आपको, वो सारी चीज़ें भी आपको सिखाई जाती है। वैल्यू एजुकेशन नर्चर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। तो वैल्यू एजुकेशन जो है वो एक तरह से रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप बनाती है, मतलब आप किसी काम के लिए कितने उत्तरदायित्व हो उसको वो क्रिएट करती है, और भी ज़्यादा एनहेंस करती है एनवायरमेंटल अवेयरनेस को, पीस को और डेमोक्रेसी को। ओके, तो मतलब लोकतांत्रिक वैल्यूज आपके अंडर डालना, और पीस मतलब कि आप शांति बनाए रखें और अवेयर्ड हो बहुत सारी चीज़ों के प्रति। सो समाज जो सद्भाव और शैक्षिक महत्व। ओके, नेक्स्ट इज अ डिसीजन मेकिंग। तो वैल्यूज इन्फ्लुएंस हाउ पीपल प्रायोरिटाइज, चूज करियर, रिस्पॉन्ड टू चैलेंजेस एंड इंटरेक्ट विद अदर। तो आपके वैल्यूज दर्शाते हैं कि क्या किन चीज़ों को आप प्रायोरिटाइज करते हो, कि आप पेरेंट्स को ज़्यादा मानते हो, है ना, या फिर गॉड को ज़्यादा मानते हो, या पीयर्स को ज़्यादा मानते हो, अपने दोस्तों को ज़्यादा मानते हो, या फिर खुद के डिसीजन खुद ही लेते हो, वो आपकी वैल्यूज आप दर्शाती हैं। चूज करियर, कि कौन सा करियर आप चूज करते हो, कहाँ पे कौन सी जगह पे आप एम्प्लॉयमेंट करते हो। रिस्पॉन्ड टू चैलेंजेस एंड इंटरैक्ट विद अदर्स। ओके, कि दूसरों के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हो। सो निर्णय लेना भी एक महत्व है मूल्यों का। नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ वैल्यूज। तो टाइप्स क्या है, तो पर्सनल वैल्यूज वर्सेस सोशल वैल्यूज। तो पर्सनल वैल्यूज क्या हो गई, जब आप इंडिविजुअल बिलीफ जो है आपके, मतलब आप खुद से क्या मानते हो, आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं, आप किसको ज़्यादा अहमियत देते हो, जैसे ऑनेस्टी हो गई, करेज हो गया, एम्बिशन हो गया, सेल्फ रिस्पेक्ट हो गया। सो बेसिकली ये आपकी पर्सनल वैल्यूज है। ओके, सोशल वैल्यूज, सो शेयर्ड बाय ग्रुप्स और सोसाइटीज
सच एज जस्टिस, इक्वालिटी, पीस एंड कम्युनल हार्मनी। तो सोशल वैल्यूज क्या हैं? जब आप लोगों से उम्मीद रखी जाती है सोसाइटी में आपको कैसे दर्शाना है, कैसे बातें माननी है, ओके। तो सोसाइटी और जो शेयर जो ग्रुप्स हैं उनकी जो बिलीव्स होते हैं, उनके जो वैल्यूज होते हैं, जैसे जस्टिस, है ना, कि जस्टिस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप सही हो, है ना, आपके प्रति ही न्याय मिले, नहीं, आप सबके लिए न्याय के लिए गुहार कर सकते हो, सबको न्याय दिला सकते हो, इक्वालिटी को प्रमोट कर सकते हो, पीस को और कम्युनल हार्मनी को, है ना, कि सब लोग मिलकर कैसे रह सकते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव को, शांति को, समानता को और न्याय को ये सामाजिक मूल्य है, और व्यक्तिगत मूल्य आपके ईमानदारी, साहस, महत्वाकांक्षा और आत्मसम्मान। नेक्स्ट इज अ मोरल या फिर एथिकल जिसे बोलेंगे वर्सेस नॉन मोरल वैल्यूज। तो मोरल वैल्यूज क्या हैं? जो आपको राइट और रॉन्ग के बारे में दर्शाते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। जैसे ऑनेस्टी करोगे तो ये अच्छी बात है, नहीं करोगे तो मतलब गलत बात है ना। काइंडनेस के बारे में कि दयालुता है आपके अंदर। लॉयल्टी के बारे में कि आप किसी के लिए कितने परफेक्ट हो, किसकी कितनी वैल्यू रखते हो, है ना। और फॉरगिवनेस कि आप कितनी माफी क्षमा देते हो, ओके। सो नॉन मॉरल वैल्यूज क्या है? नॉन डायरेक्टली रिलेटेड टू मॉरलिटी सच एज ब्यूटी, सक्सेस, फेम और हेल्थ। जो नॉन मॉरल वैल्यूज से रिलेटेड है, मतलब मोरालिटी से उनका कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी आपको वो वैल्यूज आनी चाहिए। तो जैसे ब्यूटी आपकी, है ना, और सक्सेस के बारे में, फेम के बारे में और वेल्थ के बारे में, तो ये नॉन मॉरल वैल्यूज हो गई, ओके। जिसको हम बोलेंगे गैर नैतिक मूल्य। नैतिकता से सीधे संबंधित नहीं है, जैसे कि सुंदरता, सफलता, प्रसिद्धि या धन। और नैतिक मूल्य क्या है? सही और गलत से संबंधित होती है। नेक्स्ट इज द इंट्रिंसिक एंड इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज। तो इंट्रिंसिक वैल्यूज क्या होती है? वैल्यूड फॉर देयर ओन सेक सच एज ट्रुथ, लव एंड पीस। सो बेसिकली इंट्रिंसिक वैल्यूज क्या होती है? जो आप खुद के लिए करते हो, मतलब जो खुद से है आपके मन में आती है, कोई उजागर नहीं करता, आप खुद से ही आपके अंदर सम्मिलित होती है, वो समाहित होती है आपके अंदर। तो जैसे ट्रुथ कि आप सच बोल रहे हो, तो खुद से ही बोल रहे हो, कोई आपको जोर दबाव नहीं डाल रहा, ओके, खुद से ही बोलोगे। लव एंड पीस। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज क्या होती है? वैल्यूड एज मीन्स टू अचीव समथिंग एल्स सच एज डिसिप्लिन। कि मतलब जब आपको कुछ अचीव करना हो, तो जैसे आप डिसिप्लिन को रिस्पेक्ट कर रहे हो, तो डिसिप्लिन क्यों कर रहे हो आप? क्योंकि आपको अच्छा पढ़ना है, आपका करियर सेट करना है, आपको जल्दी उठना है, आपको अच्छा बनना है, ओके। तो सक्सेस पाने के लिए आप डिसिप्लिन करोगे। पंक्चुअलिटी क्यों करोगे? ताकि आप ट्रस्ट गेन कर सको किसी के ऊपर कि आप बहुत टाइम से बिल्कुल जैसा आप बोलते हो वैसा ही करते हो। तो उन सब चीज़ों को आप जब करते हो, मतलब ये वैल्यूज, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज क्या होती है? जब इसका मेन मकसद वो नहीं होता, कुछ और होता है, कुछ और अचीव करना होता है आपका, ओके। सो यूनिवर्सल वर्सेस कल्चरल वैल्यूज। तो यूनिवर्सल वैल्यूज क्या है? एक्सेप्टेड अक्रॉस कल्चर एंड सोसाइटीज। जो कल्चर और सोसाइटीज के अंडर में, मतलब ये सब लोग जो मिल करके सोचते हैं, एक्सेप्ट करते हैं उन वैल्यूज को, जैसे ह्यूमन राइट्स को सबके लिए एक ही है, ओके। डिग्निटी को और रिस्पेक्ट फॉर लाइफ को, ओके। कल्चरल ट्रेडिशनल वैल्यूज क्या हैं? तो वो कल्चर टू कल्चर डिफर कर सकती हैं, कम्युनिटी टू कम्युनिटी डिफर कर सकती हैं, मतलब अलग हो सकती हैं। सो जैसे आपकी रिचुअल्स, है ना, कि आप कौन से रीति रिवाज, क्या कस्टम्स हैं आपके, क्या लैंग्वेज है, वो सब क्या है? आपके कल्चरल और ट्रेडिशनल वैल्यूज। आप कैसा पहनते हो, कैसे बोलते हो, क्या खाते हो, कैसे खाते हो, ये सब आपकी कल्चरल और ट्रेडिशनल वैल्यूज है, ओके। सो ये है आंतरिक बनाम साधनात्मक मूल्य और सार्वभौमिक बनाम सांस्कृतिक मूल्य। नेक्स्ट इज द एस्थेटिक, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वैल्यूज। तो एस्थेटिक वैल्यूज क्या होती हैं? जब आप किसी की दैट इज प्रशंसा कर रहे हो, ब्यूटी की प्रशंसा कर रहे हो, आर्ट की, कला की, टेस्ट की। जैसे एप्रिसिएशन ऑफ म्यूजिक और लिटरेचर, कि आप म्यूजिक और लिटरेचर को अप्रिशिएट कर रहे हो किसी के, है ना, तो आप एस्थेटिक वैल्यूज को अपना रहे हो। इकोनॉमिक वैल्यूज क्या हो गई? रिलेटेड टू यूटिलिटी, थ्रिफ्ट एंड मटेरियल सक्सेस। तो ये यूटिलिटी से रिलेटेड है कि क्या उपयोगी है आपके लिए, क्या चीज़ आपको और भी ज़्यादा एम्पावरमेंट करेगी। और मटेरियल सक्सेस मतलब जहाँ से आपको पैसा मिल सकता है, मतलब आपकी जो वेल्थ है वो इंक्रीज हो सकती है, उसको फोकस करता है। पॉलिटिकल वैल्यूज क्या है? कंसर्न विद गवर्नेंस एंड पब्लिक लाइफ सच एज फ्रीडम, जस्टिस एंड इक्वालिटी। तो ये गवर्नेंस और पब्लिक लाइफ के साथ कंसर्न होती हैं, मतलब आप कैसे गवर्नेंस करते हो, है ना, गवर्नमेंट है, सरकार है, वो कैसे रूल्स का पालन करती है। और पब्लिक लाइफ से रिलेटेड होती है आपकी पॉलिटिकल वैल्यूज, जैसे कि आपको फ्रीडम मिल रही है, जस्टिस मिल रही है, इक्वालिटी को प्रमोट कर रहे हो, तो कैसी आपकी गवर्नमेंट है वो भी उस पर भी डिपेंड होता है ये सारी चीज़ें, ओके। सो ये सौंदर्य बोध
और आर्थिक और राजनीतिक मूल्य। नेक्स्ट इज द वैल्यूज इन एजुकेशन। तो वैल्यूज इन एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन इज अ प्राइमरी व्हीकल फॉर ट्रांसफर। तो एजुकेशन एक तरह से फैमिली के बाद, फैमिली में आपको अनस्ट्रक्चर्ड वे से आपको वैल्यूज सिखाई जाती है, बट स्कूल एक ऐसा आप बोल सकते हो कि संसाधन है, या फिर आपकी एजुकेशन ऐसी संसाधन है जिससे आप वैल्यूज को बहुत अच्छे से सीख सकते हो। तो प्राइमरी व्हीकल होता है जिसके थ्रू आप एक अपनी वैल्यूज दूसरों के अंदर ट्रांसमिट कर सकते हो, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लर्निंग स्कूल्स आर एक्सपेक्टेड टू, कि जब आप फॉर्मल लर्निंग कराते हो तब भी, और इनफॉर्मल लर्निंग मतलब जो स्कूल्स और रिलीजियस प्लेसेस में, या फिर आप बोल सकते हो जो स्कूल्स नहीं सॉरी फैमिली में, वो सारी जो चीज़ें होती है, वो सारी जो लर्निंग कराते हो, तो स्कूल से ये एक्सपेक्ट करा जाता है कि टीच एथिकल रीजनिंग एंड वैल्यू क्लैरिफिकेशन, कि उनको एथिकल रीजनिंग के बारे में पढ़ाएं कि उनके लिए किस सिचुएशन में क्या सही रहेगा, व्हाट इज रॉन्ग, है ना, व्हाट इज रॉन्ग या फिर राइट right. ठीक है, उन सब के बारे में बताना। फोस्टर एम्पैथी, रिस्पेक्ट, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टॉलरेंस। तो आप एम्पैथी डेवलप करोगे, सद्भावना, है ना, एक दूसरे के प्रति आपको आपको एक तरह से वैल्यूज आएंगी कि आप दूसरे के दुख को अपने दुख को समझते हो, दूसरे के दुख को अपना दुख समझते हो। रिस्पेक्ट आएगी, सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी और टॉलरेंस करना सिखाना। क्रिएट अ वैल्यू रिच एनवायरनमेंट थ्रू करिकुलम, की आप एक ऐसा वैल्यू रिच एनवायरनमेंट क्रिएट करो। अगर आप वैल्यू एजुकेशन को आप बच्चों के दैट इज चैप्टर्स में इंक्लूड कर दोगे, उनको स्टोरीज के थ्रू बताओगे। टीचिंग मेथड्स और को करिकुलर एक्टिविटीज एंड टीचिंग टीचर मॉडलिंग। ओके, तो टीचर कैसा बिहेव कर रही है क्लास में, टीचर को एक आइडल मानते हैं बच्चे, तो उसकी तरह टीचर भी ऐसा ही रोल प्ले करेगी कि बच्चे उनकी वैल्यूज को अपने अंदर सम्मिलित करें, ओके, उनके जैसा एक्ट करें। सो ये हिंदी में शिक्षा में मूल्य, शिक्षा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मूल्यों को स्थानांतरित करने का एक प्राथमिक साधन है। ठीक है, नेक्स्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ वैल्यू इंटीग्रेशन इन एजुकेशन। तो एग्जाम्पल क्या है, प्रमोटिंग कोऑपरेशन थ्रू ग्रुप एक्टिविटीज, कि आप कोऑपरेशन को प्रमोट कर रहे हो, मतलब सब लोग साथ मिलकर चल रहे हो, ग्रुप एक्टिविटीज को प्रमोट करके आप ये कोऑपरेटिव एक्टिविटी, कोऑपरेशन एक्टिविटी वैल्यूज को सम्मिलित कर सकते हो। टीचिंग रिस्पेक्ट एंड इंक्लूजन थ्रू सोशल साइंस टॉपिक्स, कि आप रिस्पेक्ट के बारे में पढ़ाओ और इंक्लूजन के बारे में, कि सब लोग मिलकर चले, सम्मिलित होकर चले, आप सोशल साइंस में सारी चीज़ें पढ़ा सकते हो। ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के बारे में पढ़ा सकते हो आप, एकेडमिक इंटीग्रेटेड पॉलिसीज, जो पॉलिसीज बनती हैं कि आपको क्या चीज़ें माननी है, क्या चीज़ें नहीं माननी है, क्या करना है, डूज एंड डोंट्स, उन सब के बारे में आप बच्चों को बताओ पॉलिसीज के थ्रू। एनकरेजिंग एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अब एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एनकरेज करो कि बच्चे एनवायरमेंट के प्रति भी अवेयर हो, उनको ये पता हो कि प्लास्टिक उनके लिए कितनी, दैट इज आप बोल सकते हो कि प्लास्टिक उनके प्रति कितनी हार्मफुल है, ओके, पोल्यूशन कितना हार्मफुल है, तो उनको वो अपने लेवल पे कैसे कम कर सकते हैं, कैसे खत्म कर सकते हैं। तो इको क्लब्स को ऑर्गेनाइज करो, कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करो रिगार्डिंग दिस, अवेयरनेस प्रोग्राम फैलाओ बच्चों के अंदर, है ना, ताकि प्रमोट हो सके सारी चीज़ें। सो ये हिंदी में शिक्षा में मूल्य एकीकरण के उदाहरण, समूह गतिविधियों के माध्यम से सहयोग को बढ़ावा देना, सामाजिक विज्ञान विषयों के माध्यम से सम्मान और समावेशन की शिक्षा देना, शैक्षणिक अखंडता नीतियों के माध्यम से ईमानदारी और निष्ठा का अभ्यास करना, इको क्लबों और अभियानों के माध्यम से पर्यावरणीय जिम्मेदारी को प्रोत्साहित करना। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज, ये टॉपिक खत्म हुआ यहाँ पे। अब दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, इंडियन ट्रेडिशनल वैल्यूज क्या हैं, ओके, कि इंडियन वैल्यूज क्या हैं जो हमें वैदिक काल से जो मिलती आ रही हैं, जो मानी जाती हैं कि पहले से ही हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल वैल्यूज, इंडियन ट्रेडिशनल वैल्यूज आर एथिकल, है ना, स्पिरिचुअल, दैट इज अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, कल्चरल आपके कल्चर से, आपके सोशल प्रिंसिपल से, ठीक है, जो हमें अभी तक भी गाइड करते आ रहे हैं। आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखा होगा, आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखा होगा कि वो जब भी खाना खाते थे उससे पहले एक टुकड़ा या फिर उसके बाद में एक टुकड़ा ज़रूर छोड़ते थे किसी भी जानवर के लिए, चिड़िया के लिए या फिर आप बोल सकते हो डॉग्स के लिए, है ना, तो किसी के लिए भी। और आपकी मम्मी खाना बनाती है उससे पहले गाय की रोटी रखती है। तो वही क्या है, वही आपकी वैल्यूज़ हैं, आपके कल्चर आपकी वैल्यूज़ दर्शाते हैं, है ना।
तो वो सारी वैल्यूज आप बोल सकते हो कि आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाती है, ऐसी वैल्यूज ज़्यादा थी, कल्चर की तरफ ज़्यादा लेके जाती है, ऐसी वैल्यूज ज़्यादा थी हमारे इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम में। ओके, सो दीज वैल्यूज आर डीपली रूटेड इन एंशियंट स्क्रिप्चर्स, कि आप जो ग्रंथ हैं एंशियंट, जैसे हमारी महाभारत हो गई, रामायण हो गई, हमारे इतने सारे, दैट इज आप बोल सकते हो कि पूजा पाठ और ये सारी चीज़ें, इनमें सब में आपको अच्छा कर्म कैसे कर सकते हो, अच्छी चीज़ें कैसे कर सकते हो, उनको दर्शाती हैं, आपकी फिलोसफीज को, आपके कस्टम्स को। ओके, रिफ्लेक्टिंग अ वर्ल्ड व्यू दैट एम्फोसाइज हार्मनी, तो ऐसा वर्ल्ड व्यू रिफ्लेक्ट करती है आपकी वैल्यूज जिससे हार्मनी पैदा हो, है ना। ड्यूटी मतलब आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आए कि आप एक तरह से आप ड्यूटी निभाओ अपने देश के प्रति, अपने सोसाइटी के प्रति, अपने फैमिली के प्रति, रिस्पेक्ट निभाओ, और स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे कर सकते हो, आप आध्यात्मिक ग्रोथ कैसे कर सकते हो, बढ़ावा कैसे दे सकते हो। सो दीज वैल्यूज आर नॉट रिजिड रूल्स, तो ये रिजिड रूल्स नहीं थे आपके, कि ऐसा नहीं कि आपको मानना ही होता था, बट गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे जो आपको गाइड करती थी, जो आपको दिशा देती थी कि आपको इस पथ पर जाओगे तो आप एक अच्छी और बेटर लाइफ जी पाओगे, सोसाइटी में मिलजुल कर रह पाओगे, फॉर अ लिविंग मीनिंगफुल रिस्पॉन्सिबल एंड मोरल लाइफ इन रिलेशन टू सेल्फ, अदर्स एंड सोसाइटी एंड द यूनिवर्स। ओके, कि आपको एक अच्छी लाइफ मिलेगी, आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा उसका। सुनते हो ना आप ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें ही आपकी वैल्यूज़ हैं, आपकी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं। सो ये हिंदी में भारतीय पारंपरिक मूल्यों की अवधारणा, जो हमने इंग्लिश में पढ़ा उसको हिंदी में पढ़ा देखा हुआ है यहाँ पे। आप जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज अ सोर्सेज क्या है इंडियन ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के, कि कहाँ से हमें पता चलता है हमारी वैल्यूज़ के बारे में, कहाँ कहाँ से हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सो बहुत सारे हैं, जैसे रिलीजियस भी हैं, फिलोसॉफिकल भी हैं, और कल्चरल सोर्सेज भी हैं, कि जो आपको रिलीजियन से मिले हैं अपने, है ना। फिलोसफीज मतलब लोगों की विचारधाराएं भी हैं। ओके, लोगों की विचारधाराएं भी, और कल्चरल सोर्सेज से भी मिले हैं। सो जैसे वेदास और उपनिषद जो हिंदू स्क्रिप्चर्स में, यहाँ पे आपको डिफरेंट आपकी वैल्यूज के बारे में सिखाया जाता है, आप कैसे मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो, कैसे अच्छे पथ पर चल सकते हो, उनके बारे में। भगवत गीता में भी सेम, है ना। जैन आगमास क्या है, ये भी स्क्रिप्चर्स थे जैनिज्म के, जिसमें आपको किसके बारे में दर्शाया जाता था, जिसमें आपको जैन वैल्यूज के बारे में सिखाया जाता था, जैन टीचिंग के बारे में। बुद्धिस्ट थ्री पिटक क्या थे, थ्री बास्केट जैसे बोलेंगे हम हिंदी में अगर देखें, थ्री बास्केट्स एक तरह से थ्री पिटक थे, है ना। तो जैसे धम्म पिटक था, विनय पिटक था, और अभिधम्म पिटक था, ऐसे कुछ था। सो बेसिकली ये क्या थे, कुछ पिटक थे, कुछ बास्केट्स थी, जिसमें आपके टीचिंग्स के बारे में दिया हुआ था, बुद्धिस्ट की टीचिंग्स के बारे में, रूल्स रेगुलेशंस के बारे में दिया हुआ था। ओके, विनय सुत, और दैट इज विनय, विनय पिटक था, सुत पिटक था, और एक अभिधम पिटक था। ओके, तो इनमें कुछ टीचिंग्स के बारे में, प्रिंसिपल्स के बारे में, रूल्स रेगुलेशंस के बारे में, जो फिलोसफीज लिखी गई थी उनके बारे में बताया गया था। गुरु ग्रंथ साहिब जो सिख स्क्रिप्चर्स है, जिसमें आपको सिखों ने लिखी है ना, जो गुरु ग्रंथ साहिब की एक तरह से उनकी जो वैल्यूज हैं, उन्होंने कैसे अपनी लाइफ जी थी, कैसे आप अपनी लाइफ भी ऐसे बना सकते हो, उसके बारे में उधर उस ग्रंथ में लिखा है। रामायण और महाभारत से भी, धर्मशास्त्र और स्मृति से भी जो चीजें सुनी गई थी, है ना, उनसे भी हम सीख सकते हैं अपनी वैल्यूज। और टीचिंग ऑफ ग्रेट सेंट्स एंड फिलोसोफर्स, एग्जाम्पल बुद्ध, अगर आप बुद्ध की टीचिंग पढ़ोगे, महावीर की टीचिंग पढ़ोगे, उन्होंने जो बताया था, शंकराचार्य की, कबीर की, गुरु नानक की, स्वामी विवेकानंद की, और महात्मा गांधी जी की। ओके, तो यू विल गेट अ वैल्यूड लाइफ, या फिर आप बोल सकते हो ऐसी लाइफ जिसमें आपको बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो रिस्पेक्ट मिलेगी, है ना। उसमें आप अपनी लाइफ को एक अच्छा बना सकते हो, मीनिंगफुल बना सकते हो, सोसाइटी में मिलजुल कर रह सकते हो। सो ये हिंदी में भारतीय पारंपरिक मूल्यों के स्रोत। भारतीय पारंपरिक मूल्य कई धार्मिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक स्रोतों से विकसित हुए हैं, जिनमें शामिल है वेद और उपनिषद, जिसमें हिंदू धर्म ग्रंथ आते हैं, भगवत गीता, जैन आगमा, बुद्ध त्रिपिटक, गुरु ग्रंथ साहिब, रामायण, महाभारत, धर्मशास्त्र और स्मृति, और टीचिंग ऑफ ग्रेट सेंट्स एंड फिलोसोफर्स। नेक्स्ट इज द की इंडियन ट्रेडिशनल वैल्यूज क्या हैं। सो फर्स्ट इज अ धर्म, दैट इज राइटियस ड्यूटी। धर्म क्या होता है, जो चीज़ आपको बोला जाता है कि वो आपका एक तरह से ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर। तो धर्म मीन्स एथिकल लिविंग, कि आप एक नैतिक लिविंग, आप नैतिक जीवन जी रहे हो, फुलफिलिंग वंस ड्यूटी विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपकी जो ड्यूटी है, आपका जो धर्म है वो आप निभा रहे हो। ओके, आपका धर्म है आपके माँ बाप की रक्षा करना,
उनके लिए टाइम पर खड़े रहना, तो आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कितने हद तक निभा रहे हो, वही आपका धर्म है। सो इट डिफर्स बाय रोल, जैसे जो जिसका रोल है, जैसे स्टूडेंट का क्या रोल है, पढ़ना, तो उसका धर्म क्या है, उसका स्टेटस क्या है, या उसका धर्म क्या है कि वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। पेरेंट्स का धर्म क्या है कि बच्चों की परवरिश करना, बच्चों की हेल्प करना, है ना। और टीचर का धर्म क्या है कि वो बच्चों को पढ़ाएंगे, एक ऐसी लाइफ देंगे जिससे बच्चे एक अच्छी लाइफ, जिससे बच्चों की एक अच्छी लाइफ बन सके। ओके, कोई रूलर है, उसका क्या धर्म है। सो बेसिकली आपके रोल से डिसाइड होता है आपके धर्म, बट ऑलवेज एम एट सोशल एंड मोरल ऑर्डर। सबके जो एम होंगे वो बेसिकली सोशल और मोरल ऑर्डर की तरफ ही ले जाएंगे आपको, कि जो सोसाइटी के प्रति जो एक अच्छा वैल्यू रखता हो, सोसाइटी के प्रति जिसकी अच्छी समझ हो, मतलब उन सारी चीज़ों को सिखाया जाता है। और मोरल ऑर्डर के बारे में कि क्या आपके लिए उचित है, नैतिकता के बारे में आपको सिखाया जाता है सभी में। सो इट प्रमोट सेल्फ डिसिप्लिन, कि आप अनुशासन कैसे कर सकते हो, अपने अंदर से ही अनुशासन कैसे ला सकते हो, है ना। फेयरनेस के बारे में जो सही है चीजें, और मोरल बिहेवियर के बारे में आपको सिखाया जाता है। सत्य, दैट इज ट्रुथ, तो ट्रुथ क्या है, तो ट्रुथ इज अ सुप्रीम वर्च्यू इन इंडियन ट्रेडिशन। तो एक ये माना है कि ट्रुथ जो है एक सुप्रीम वर्च्यू है, सुप्रीम पावर है, या फिर जो सबसे बड़ी चीज है, मतलब उसके परे कुछ नहीं, सत्य है जिसे बोलते हैं। सो एम्फोसाइज बाय सेजेस, जो गुरु हैं, है ना, जो सेजेस थे और लीडर्स थे, जैसे महात्मा गांधी एज द फाउंडेशन ऑफ मोरल लाइफ। तो इन्होंने सत्य के रास्ते पर चलना, आपने सत्याग्रह मूवमेंट भी सुना होगा, सत्याग्रह, है ना। तो बेसिकली ये मतलब कुछ ऐसे फिलोसोफर्स थे, कुछ ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने लोगों को मार्गदर्शन दिया कि आप कैसे सत्य के रास्ते पर चल के कैसे नॉन वायलेंस को, दैट इज नॉन वायलेंस को प्रमोट करके आप अच्छा जीवन जी सकते हो। ओके, सो लिविंग ट्रूथफुली इन वर्ड, ऑनेस्टी इन थॉट, वर्ड एंड डीड। तो आप एक ऐसी लाइफ जी सकते हो, मतलब सच्ची लाइफ कैसे जी सकते हो, ऑनेस्टी आपके थॉट में भी हो, आपके वर्ड्स में भी हो, और आप जो काम कर रहे हो, आप जो कर्म कर रहे हो, उनमें भी हो। ओके, सो ये हिंदी में धर्म, धार्मिक कर्तव्य और सत्य, दैट इज भारतीय परंपरा में सत्य सर्वोच्च गुण है। नेक्स्ट इज द अहिंसा, दैट इज नॉन वायलेंस। तो नॉन वायलेंस क्या है, इन थॉट, स्पीच एंड एक्शन, कि आपका जो नॉन वायलेंस है, दैट इज अहिंसा है, वो सिर्फ आपके आप बोल सकते हो एक्शन में ही नहीं होना चाहिए, कि आप मार कुटाई नहीं कर रहे हो बट गाली दे रहे हो, तो वो भी नहीं होना चाहिए, मतलब आपके थॉट्स में भी वो नहीं होना चाहिए। ओके, मतलब वायलेंस नहीं होना चाहिए। स्पीच आप क्या करो, अच्छी अच्छा बोलो, अच्छे कर्म करो, इन सब चीज़ों को प्रमोट करते हैं। सो सेंट्रल टू जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड लेटर गांधीन फिलोसफी, जो महात्मा गांधी ने फिलोसफी दी, अहिंसा के पथ पर चलो बेसिकली, तो उस पर फोकस करता है अहिंसा, दैट इज नॉन वायलेंस। तो जैनिज्म ने भी इसके बारे में बात करी थी कि आप मोक्ष की प्राप्ति कैसे कर सकते हो, राइट पाथ पर चल के, है ना, सब में ज्ञान लेके। और बुद्धिज्म ने भी इसके बारे में बात की थी। सो इट एनकरेज पीस, कंपैशन, टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर लाइफ, की कैसे आप रिस्पेक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ की, दूसरों की लाइफ की, टॉलरेंस कैसे कर सकते हो, और पीस को कैसे प्रमोट कर सकते हो। ओके, और दयालुता कैसे दिखा सकते हो, उन सब चीज़ों को एनकरेज करा था अहिंसा ने। शांति, दैट इज पीस, तो इनर पीस और सोशल हार्मनी आर हाईली वैल्यूड, कि आप अपने अंदर से ही पीस लाओ, मतलब शांति लाओ, ऐसा नहीं कि आप शांत तो वो शांति आपके मन में नहीं, आपके मन में जो विचार हैं उनको भी स्लो डाउन करो, अपने बारे में सोचो, सोसाइटी को कैसे आप साथ मिलकर सामंजस्य में रख सकते हो, उन सब के बारे में सोचो। सो इंडियन फिलोसफी टीच दैट पीस इज असेंशियल फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो हमारी जो इंडियन फिलोसफी, चाहे बुद्धिज्म देख लो, वैदिक देख लो, जैनिज्म देख लो, कोई भी फिलोसफी देख लो, सब आपको यही बोलेंगे कि आप कैसे अपने अंदर पीस ला सकते हो, वो स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ। अगर आप अध्यात्म की तरफ जाओगे, अगर आप गॉड की तरफ जाओगे, मेडिटेशन की तरफ जाओगे, सोशल वेलफेयर करोगे, तो आप एक अच्छी लाइफ, आप एक पीस की तरफ जा सकते हो, शांति की तरफ जा सकते हो, जहाँ पे आपकी लाइफ में बिल्कुल कोई भी संकट ना हो, जहाँ पे आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को जी सकते हो। सो इंक्लूड मेंटल कामनेस, कि आपके अंदर जो मेंटली जो सोच चल रहे होते हैं उनको हटाना होता है। नॉन कॉन्फ्लिक्ट को, कि कोई भी किसी के प्रति आपका द्वेष ना हो, या फिर कोई लड़ाई ना हो, और कम्युनिटी वेलबींग पे आप फोकस करो। ओके, सो ये हिंदी में है अहिंसा और शांति। आंतरिक शांति और सामाजिक सद्भाव को अत्याधिक महत्व दिया जाता है। भारतीय दर्शन सिखाता है कि आध्यात्मिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए शांति आवश्यक है। इसमें मानसिक शांति, गैर संघर्ष और सामुदायिक कल्याण शामिल है। So next is a सेवा, that is selfless service, so service without desire for personal gain, कि
सेल्फलेस सेवा जो हम सिखिज्म में बहुत ज़्यादा देख सकते हैं इस रूल को, कि वहाँ पर आपको लंगर कराया जाता है ना, वहाँ पे आपको खाना खिलाया जाता है विदाउट एनी प्रमोशन या फिर पर्सनल गेन, कि उनका कोई भी उसमें फ़ायदा नहीं होता, बट वो फिर भी हर किसी इंसान को, चाहे वो ऊंचे वर्ग का हो, कम वर्ग का हो, कैसा भी हो, सबको नीचे ज़मीन में बैठा के ही खाना खिलाया जाता है, सबको मिलजुल कर। ओके, तो जब आप कर्म कर रहे हो बिना इसके डिजायर करे कि आपको उसका कुछ फल मिलेगा, तब आप सर्विस करते हो, उसे बोलते हैं सेल्फलेस सर्विस। सो इंटीग्रल टू इंडियन स्पिरिचुअलिटी एंड सोशल लाइफ, तो बेसिकली ये इंडियन स्पिरिचुअलिटी जो हमें आध्यात्मिक जो चीज़ें सिखाई, आध्यात्मिक जो चीज़ें सिखाई जाती हैं, वो इसको प्रमोट करता है सोशल लाइफ को। जैसे कि लंगर के बारे में, कर्म योग इन हिंदुज्म, कि जो कर्म योग है आपको ये सिखाया जाता है कि बिना फल की इच्छा करे आपको अपने कर्म करते रहने चाहिए और वो अच्छे होने चाहिए। ऐसा मत सोचो कि आपने कुछ अच्छा किया तो मेरे साथ भी कल को अच्छा ही होना चाहिए, तो कुछ भी हो सकता है, बट आप अपने कर्म से मत हटो। ओके, एनकरेज ह्यूमिलिटी, जनरसिटी एंड कंपैशन, कि आप किसी के प्रति कितने दयालु हैं, है ना, किसी को कितना पसंद करते हैं या फिर किसी की कितनी हेल्प करते हैं, उन सब चीज़ों को एनकरेज करता है। सो दैट इज अ त्याग, त्याग इज अ रिनंसिएशन। तो मतलब त्याग का मतलब क्या है, जो ये मटेरियल वर्ल्ड है आप उसका त्याग कर दो, है ना, और आप क्या मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो अगर आप इस मटेरियल वर्ल्ड को छोड़ दोगे तो। सो लेटिंग गो ऑफ ईगो, जो आपके अंदर ईगो भरा हुआ है, डिजायर्स हैं, मटेरियल अटैचमेंट्स हैं, उनको हटा दो, ताकि आप हायर स्पिरिचुअल गोल्स में, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जा सके, सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ। ओके, फाउंड इन एस्केटिक ट्रेडिशंस एंड ऑल्सो इन एवरीडे लाइफ थ्रू सेक्रीफाइस एंड सेल्फ कंट्रोल। तो ये चीजें हैं, जो त्याग हैं, वो आपको तपस्वी परंपराओं में और त्याग और आत्म नियंत्रण के माध्यम से रोजमर्रा की जिंदगी में भी पाया जाता है ना, कि जो तपस्या करते हैं, जो गुरु होते हैं, जो सेंट्स होते हैं, है ना, तो वो सारी चीजें क्यों करते हैं, वो इसी के लिए ही करते हैं कि वो कैसे त्याग कर सकते हैं इस मोह माया से, जिसे आप बोल सकते हो। सो द नेक्स्ट वन इज द करुणा, करुणा इज द कंपैशन। तो डीप एम्पैथी फॉर द सफरिंग ऑफ अदर्स, कि आप जो भी दूसरों को दुख हो रहा है, आप उसके प्रति एम्पैथी दिखाओ, सद्भावना दिखाओ। ऐसा नहीं कि कोई दुख में है और आप हंसकर चले जा रहे हो, है ना। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। एसेंशियल इन बुद्धिस्ट, जैन एंड हिंदू टीचिंग, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बुद्धिस्ट टीचिंग में, जैन टीचिंग में और हिंदू टीचिंग में। ओके, सो ये सोशल सर्विस को एनकरेज करता है और इमोशनल सेंसिटिविटी को भी एनकरेज करता है, कि आप सोसाइटी के प्रति अपनी जो सर्विस है कैसे दे सकते हो, आप सोसाइटी के प्रति कैसे अच्छे हो सकते हो, सोसाइटी में जो भी लोग हैं, गरीब लोग हैं, है ना, उनकी कैसे हेल्प कर सकते हो, है ना। सो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, टीचर्स एंड नेचर इज ऑल्सो योर ट्रेडिशनल वैल्यूज। रेवरेंस टुवर्ड्स पेरेंट्स, दैट इज मातृदेव भव, है ना, हम बोलते हैं ना मातृदेव भव, तो इट मीन्स कि आपकी जो माता है, आपकी जो पेरेंट्स लगा लो आप, वो आपको भगवान की तरह मानने चाहिए। टीचर्स लाइक आचार्य देवो भव, है ना, तो टीचर्स को आपको आचार्य मानना चाहिए, गुरु मानना चाहिए अपना, तो उनको भी गॉड का ही दर्जा दिया गया है। सो बेसिकली आपकी जो टीचर्स हैं या फिर आप बात करो आपके जो पेरेंट्स हैं, दोनों को ही भगवान का दर्जा दिया जाता है हमारी इंडियन वैल्यूज में। सो नेचर इज ऑल्सो रिवर्ड, कि नेचर की भी पूजा करी जाती है, नेचर को भी पूजा जाता है, जैसे रिवर्स को, ट्रीज को, एनिमल्स को, सबको एक सेक्रेट, सबको एक ऐसे रूप में देखा जाता है कि वो भी भगवान है, उनको भी पूजा जाता है। फोस्टिंग इकोलॉजिकल अवेयरनेस, सो बेसिकली इससे आप क्या कर सकते हो, अगर आप पूजोगे, आप अच्छा काम करोगे किसी के लिए, है ना, अच्छा काम करोगे, तो आप इकोलॉजिकली भी अवेयरनेस रहेगी आपके अंदर, मतलब पारिस्थितिक जागरूकता को बढ़ावा मिलता है इससे। सो मातृ देवो भव, आचार्य देवो भव। करुणा क्या है, दूसरों के दुख के प्रति गहरी सहानुभूति, बौद्ध, जैन और हिंदू शिक्षाओं में आवश्यक है। ये सामाजिक सेवा और भावनात्मक संवेदनशील को प्रोत्साहित करता है। So next is the tolerance and unity in diversity. So India's pluralistic culture promotes acceptance of different religion, language and custom. तो इंडिया का जो प्लूरलिस्टिक कल्चर है, मतलब डिफरेंट जो कल्चर्स हैं इंडिया में, एक से ज़्यादा कल्चर हैं, तो वो आपको एक तरह से हिंड्रेंस के रूप में नहीं देखना चाहिए, या फिर आप बोल सकते हो कि कमी के रूप में नहीं देखना चाहिए, वो आपकी एक अच्छाई है कि उससे आप डिफरेंट रिलीजन को एक्सेप्ट करते हो, डिफरेंट लैंग्वेजेस को, डिफरेंट कस्टम्स को, सब लोग मिलजुल कर रहते हो। यूनिटी इन डाइवर्सिटी जिसे बोलते हैं, है ना, अनेकता में एकता, हम हमेशा से ही पढ़ते आ रहे हैं अपनी बुक्स में, है ना,
इन सब चीज़ों के बारे में कि कैसे आप मिलजुल कर रह सकते हो। सो एनकरेज इंक्लूसिव बिहेवियर, इंक्लूसिव बिहेवियर को, समावेशी शिक्षा को, समावेशी बिहेवियर को इंक्लूड करता है। डायलॉग को, कि आप बातचीत करते हो और अपने हल को, अपने जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करते हो। म्यूचुअल रिस्पेक्ट्स आपके अंदर होती हैं। Spirituality or self-realization, a value placed on inner development and connection with the divine or higher self, that is आत्मा। तो स्पिरिचुअलिटी मतलब आध्यात्मिक या फिर सेल्फ रियलाइजेशन, कि आप खुद को कैसे, खुद के बारे में कैसे जान सकते हो, मोक्ष की प्राप्ति कैसे कर सकते हो। तो आपको ये वैल्यूज भी सिखाई जाती है, ये वैल्यूज भी, कि आप इनर डेवलपमेंट कैसे कर सकते हो, अपना आंतरिक विकास कैसे कर सकते हो, और अपने आप को कैसे डिवाइन मतलब एक शक्ति जो है, जो भगवान है, जो आध्यात्मिक है, उन सब चीज़ों से आप कैसे जुड़ सकते हो, मतलब दैट इज आत्मा से, अपनी आत्मा से आप कैसे जुड़ सकते हो। सो एनकरेज मेडिटेशन, कि आप मेडिटेशन करो। रिफ्लेक्शन मतलब चिंतन करो, है ना, जो भी आपकी वैल्यूज हैं, जो भी आप काम करते हो उसके ऊपर अपनी तर्क शक्ति रखो। और लिविंग विद हायर पर्पस, कि आपका पर्पस सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि आपको पैसा कमाना है, आपको घर लेना है, गाड़ी लेनी है, शादी करनी है। आपका पर्पस होना चाहिए कि आप इतने बड़े बन जाओ कि आप अपनी आत्मा को अपने से जोड़ सको, भगवान के रास्ते पर आप चल सको। ओके, सो ये हिंदी में है। प्रमुख भारतीय पारंपरिक मूल्य, सहिष्णुता और विविधता में एकता, आध्यात्मिकता और आत्म साक्षरता। सो नेक्स्ट इज द एजुकेशनल सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल वैल्यूज। तो इन मॉरल एंड वैल्यू एजुकेशन, तो अगर आप बात करो सिग्निफिकेंस क्या है, कि वो इंपॉर्टेंस आपकी इंडियन ट्रेडिशनल वैल्यूज, तो ये आपको मोरल और वैल्यू एजुकेशन में कैसे इंपॉर्टेंट है, ये हमें हेल्प करते हैं कि हम हमारे अंदर डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी और एम्पैथी पैदा कर सके, स्टूडेंट्स के अंदर ये वैल्यूज को प्रमोट कर सके, डाल सके। बिल्ड स्ट्रोंगर कैरेक्टर, एक अच्छा चरित्र निर्माण कर सकते हैं बच्चों का। और एथिकल अवेयरनेस, की उनको बता सकते हैं कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं, क्या ट्रुथ है, क्या फॉल्स है, उन सब चीज़ों के बारे में। सोशल इंटीग्रेशन कर सके, सोसाइटी में मिलजुल कर रह सके सभी लोग, सम्मिलित कर सके। तो यूनिटी को प्रमोट करता है, पीस को प्रमोट करता है, और हार्मनी को प्रमोट करता है इन डाइवर्स कम्युनिटीज, की कैसे आप मिलजुल कर रह सकते हो। ओके, कैसे आप शांति बनाए रख सकते हो, नॉन वायलेंस के पथ पर कैसे चल सकते हो, अहिंसा के पथ पर कैसे चल सकते हो। सो ये सोशल एविल्स को रिड्यूस करता है, दैट इज वायलेंस को, मतलब जो भी लड़ाई झगड़े हैं उनको हटाता है, डिस्क्रिमिनेशन को भी, और ग्रीड को भी, जो लालचा होती है आपके अंदर, लालसा, उन सब चीज़ों को भी ये रिड्यूस करता है, हटाता है। ओके, सो ये हिंदी में है, नैतिक एवं मूल्य शिक्षा में और सामाजिक एकीकरण में। नेक्स्ट इज द इन पर्सनल डेवलपमेंट। तो पर्सनल डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है कि एक इंडिविजुअल बीइंग के कैसे कैरेक्टर निर्माण कर सकता है, कैसे सोसाइटी में मिलकर रह सकता है, उसके अंदर क्या वैल्यूज आ सकती हैं ताकि वो दूसरों का सम्मान कर सके, जैसे सेल्फ कंट्रोल के बारे में, कंटेनमेंट के बारे में, एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में उनको एनकरेज कराया जाता है, पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। ओके, रेजिलियंस डेवलप करें, पेशेंस डेवलप करें, और उनका पर्पस हो उनकी लाइफ में कुछ, कि वो आए हैं तो इट मीन्स कि कोई ना कोई पर्पस होगा, वो सब आपको डेवलप करना है एज अ टीचर। इसका मतलब क्या है, लचीलापन, धैर्य और उद्देश्य विकसित करने में मदद करता है, और आत्म नियंत्रण, संतोष और आध्यात्मिक विकास को प्रोत्साहित करता है। ओके, राष्ट्रीय पहचान में मतलब आपको नेशनल इंटीग्रिटी या फिर आपकी जो नेशनल आइडेंटिटी है उसमें भी आपकी वैल्यूज आपको हेल्प करती हैं। जैसे भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर गर्व की भावना पैदा करता है। आप बोलते हो ना कि इंडिया इज माई कंट्री, या फिर इंडिया इज माई मदर कंट्री, सो बेसिकली आप इंडिया को पूजते हो। हमारी वैल्यूज ही ऐसी सिखाई गई है कि हमारे कंट्री में जो भी हमें नेचर से मिला है, जो भी भगवान से मिला है, जो भी हमारे नेचर में है, हम जहाँ पे जिस लैंड पर रहते हैं उनकी पूजा करते हैं। आप कोई भी ज़मीन खरीदते हो, है ना, ज़मीन खरीदते हो तो आप उसकी पहले पूजा करते हो ना। सो बेसिकली वो आपकी वैल्यूज़ ही हैं, आपको सिखाया जाता है कि आप नेशनल, आपकी नेशन वर्ल्ड वाइड में आपकी क्या पहचान है। ओके, सो नागरिक जिम्मेदारी और राष्ट्रीय एकता की भावना को निर्माण करता है कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एक सिटीजन होने के नाते, और आप कैसे एकता को प्रमोट कर सकते हो, मतलब यूनिटी को कैसे प्रमोट कर सकते हो, उनको कैसे एनहेंस कर सकते हो। सो ये रेलिवेंस इन मॉडर्न टाइम्स की बात करें तो कैसे ये रेलिवेंस इंपॉर्टेंट है। सो वाइल मॉडर्न सोसाइटी फेसेस चैलेंजेस लाइक मटेरियलिज्म, स्ट्रेस एंड मोरल डिक्लाइन, इंडियन ट्रेडिशनल वैल्यूज ऑफर टाइमलेस गाइडेंस। ठीक है, तो मॉडर्न सोसाइटी है वो चैलेंजेस फेस करती हैं आजकल, जैसे मटेरियलिज्म पे ज़्यादा फोकस करा गया है, मतलब पैसों पे, है ना, पैसों पे ज़्यादा फोकस करा है, घर पर ज़्यादा फोकस करा है, आपके करियर पे ज़्यादा ध्यान है आपका।
स्ट्रेस पे ज़्यादा ध्यान है और मोरल डिक्लाइन भी होता जा रहा है कि अब मोरालिटी तो है ही नहीं। अब आप देखोगे आज के यूथ को तो वो बिल्कुल ही डिफरेंस है जो पहले एक्सपेक्ट करते थे एक यूथ से उनके एल्डर्स। ओके, सो इंडियन ट्रेडिशनल वैल्यूज ऑफर टाइमलेस गाइडेंस। तो इंडियन ट्रेडिशनल वैल्यूज आपको गाइडेंस सिखाती है, मतलब ये नहीं कि आज ये सिर्फ आज के लिए है, वो हमेशा के लिए होने वाली कि आप कैसे अच्छा जीवन जी सकते हो उसके लिए आपको गाइड करती है। मतलब सस्टेनेबल लिविंग के लिए कि आप कैसे अच्छी लाइफ को प्रमोट कर सकते हो। मतलब आपको जैसे आप बोलते हो ना कि हमारे लिए भगवान है, हमारी हमारी नदी, हमारे जो पेड़ हैं, है ना, जो भी आपको दिख रहा है नेचर में वो सारी चीज़ें, बट आप उनको कितना मान रहे हो आजकल, कितना मान रहे हो बताओ, है ना। तो वो सारी चीज़ें प्रमोट करता है कि आप कैसे और अच्छी लिविंग जी सकते हो। मतलब ये इसलिए ही किया गया था कि आप इन सब चीज़ों को भगवान मानो ताकि आप उनकी पूजा करो, ना कि उनको गंदा करो, उनको अपने मतलब के लिए यूज़ करो, ये मतलब नहीं था उसका। ओके, पीसफुल को एग्जिस्टेंस कैसे रख सकते हैं कि आप लोग सब लोग शांति बना के कैसे रख सकते हो, है ना। डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी कैसे आप शांति बना के रख सकते हो। इंक्लूसिव ग्रोथ को कि सबकी तरक्की हो, सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन की नहीं, एक इंडिविजुअल एरिया की नहीं, सबकी ग्रोथ हो। और ह्यूमन डिग्निटी को प्रमोट करता है, मतलब मानव गरिमा को, ठीक है। और समावेशी विकास को, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को और टिकाऊ जीवन को। सो नेक्स्ट इज द सी पार्ट, वैल्यूज एंश्योर्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो मैंने आपको बताया था कि मैंने इसकी वीडियो पहले ही बना दी थी। पहले ये आपके आप बोल सकते हो यूजीसी नेट के पेपर में भी आपका एक टॉपिक है ये, वैल्यूज एंश्योर्ड इन इंडियन एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूशन। सो बेसिकली आपको पता है ये बात कि जो आपका सिलेबस है दैट इज़ बीएड का, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मैंने देखी हैं जो बिल्कुल एज एज इट इज़ दैट इज़ आपके यूजीसी नेट से रिलेटेड है। इसलिए आप इसके बाद अपना यूजीसी नेट दे सकते हो क्योंकि आपको वो सारी चीज़ें पहले ही पढ़ाई जा रही है। तो आप अगर यहीं पे पढ़ लोगे तो फिर आपको दोबारा से वो सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे। तो अगर आप अपना सिलेबस आज ही अच्छे से पढ़ रहे हो, समझ कर पढ़ रहे हो, ईजी पाथ एजुकेशन से जुड़े हुए हो, तो आपको आई गारंटीड कि आपको एक अच्छी सक्सेस मिलेगी। आप अपना पेपर अगर आप ढंग से देख रहे हो, सिर्फ ये इसके लिए नहीं कि आपका एग्ज़ाम है, आप पहले से ही उन चीज़ों को टाइम बाय टाइम अपने टाइम टेबल के साथ आपको जो वैल्यूज सिखाई जा रही है उसको आप लेकर के चल रहे हो अपनी लाइफ में, और तब आप अपना एग्जाम अच्छे से क्लियर कर सकते हो ना। तो ये वाला जो टॉपिक है, मेरे कहने का मतलब यही था कि जो टॉपिक है आपका यूजीसी नेट के पेपर में भी है ना। सो पेपर 2 में दैट इज वैल्यू एजुकेशन एज एंश्योर्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये लिंक है, वैसे यहाँ से क्लिक नहीं होगा आपसे, बेसिकली मैं इसको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी और इसको प्लेलिस्ट में भी इंक्लूड कर दूंगी, फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन की। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं एनईपी 2020 एंड वैल्यूज विद स्पेशल रेफरेंस टू 21st सेंचुरी। तो एनईपी 2020 और जो वैल्यूज जो दी हुई हैं उसमें उन सब के बारे में बात करते हैं। सो एनईपी जो है आपकी वो एक ट्रांसफॉर्मेटिव फ्रेमवर्क है, मतलब 1986 के बाद, उसके बाद वो 1992 में रिफॉर्म हुआ था इसमें कुछ। तो बेसिकली इसके बाद 2020 में जाके हमारे पास कोई पॉलिसी आई है जो एक ट्रांसफॉर्मेटिव फ्रेमवर्क है, मतलब सारी चीज़ों को बिल्कुल अलग कर देना, सारी चीज़ों को अलग इन द सेंस की बिल्कुल चेंज कर देना, कि आप चेंज की ओर पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। एम्ड एट रिवैम्पिंग इंडियाज एजुकेशन सिस्टम टू मीट द डिमांड ऑफ 21st सेंचुरी, कि आज जो सेंचुरी आपकी जो शताब्दी चल रही है, आज के जो लोग हैं, आज के जो युवा हैं, उनकी जो डिमांड है उससे बिल्कुल लिंक्ड करती है आपकी एनईपी 2020। कैसे आप अपने एजुकेशन सिस्टम को बच्चों के अकॉर्डिंग बना सकते हो। सो वन ऑफ इट्स की पिलर इज द इंटीग्रेशन ऑफ वैल्यूज एंड एथिक्स। तो एक पिलर है इसका कि आप वैल्यूज और एथिक्स को भी जोड़ोगे अपने आपके आपकी पढ़ाई में, ओके, करिकुलम में, ताकि आप होलिस्टिक डेवलपमेंट कर सको बच्चों का। होलिस्टिक डेवलपमेंट कब होगा? जब आप फिजिकल डेवलपमेंट पे ध्यान दोगे बस नहीं ना, मोरल डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना होगा, इमोशनल डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना होगा आपको, है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना होगा, सोशल डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना। तो बेसिकली होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करती है आपकी एनईपी 2020। सो इन अ टाइम कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड टेक्नोलॉजिकल, तो ये मतलब जैसे आपकी टेक्नोलॉजी की चेंज हो रही है, सोसाइटी चेंज हो रही है, इकोनॉमिक चेंजेस चेंज हो रहे हैं, बेसिकली इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं, तो एनईपी उन सब चीज़ों को रिकॉग्नाइज करती है। तो एनईपी आपको बोलती है कि एकेडमिक नॉलेज ही आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, मतलब आपका जो सिलेबस है, करिकुलम है, ये सारी चीज़ें सफिशिएंट नहीं है, बल्कि लर्नर्स को मॉरली ग्राउंडेड होना चाहिए, मतलब उनको उनके अंदर मोरल वैल्यूज भी सम्मिलित समाहित होनी चाहिए उनके अंदर, इमोशनली रेजिलेंट होना चाहिए और सोशली रिस्पॉन्सिबल, कि वो अपने डिसीजन खुद ले सके और सोसाइटी में कैसे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह एक्ट कर सकते हैं, और ग्लोबली भी कॉम्पिटेंट कर सके कि दैट इज ग्लोबली भी वो अपना अपना जो
चर्चा है वो दिखा सके, है ना, कि वो कितने अहमियत है, कितने सही है वो, उन सब चीज़ों को प्रमोट करते हैं आप ये NEP। सो बात करें तो नेक्स्ट वन इज द, ये हिंदी में परिचय इसके बारे में। सो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक परिवर्तनकारी ढांचा है जिसका उद्देश्य 21वीं सदी की मांगों को पूरा करने के लिए भारत की शिक्षा प्रणाली को नया रूप देना है। ओके, हमने इसी के बारे में पढ़ा। तो एकेडमिक ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं है, बल्कि शिक्षार्थियों को नैतिक रूप से मजबूत, भावनात्मक रूप से लचीला, सामाजिक रूप से जिम्मेदार और वैश्विक रूप से सक्षम भी होना चाहिए। सो नेक्स्ट इज द कोर वैल्यूज एम्फोसाइज इन NEP। तो वैल्यूज क्या क्या जिस पे ध्यान दिया गया है NEP में, बात करें तो NEP 2020 envisions an education system that develop not only cognitive capacities, कि उनका सिर्फ दिमाग ही विकसित ना हो बल्कि उनके अंदर कैरेक्टर डेवलपमेंट भी हो, एथिकल वैल्यूज भी आए, इमोशनल इंटेलिजेंस भी उनकी इंक्रीज हो। तो एथिकल और मोरल रीजनिंग पे उन्होंने ध्यान दिया है, मतलब कैसे आप नैतिकता को प्रमोट कर सकते हो, आप नैतिक वैल्यूज को यूज करके आप रीजनिंग कर सकते हो, जैसे ट्रूथफुलनेस, इंटीग्रिटी, और अपनी गरिमा को बनाए रखोगे आप, है ना, जो भी आपके रूल्स हैं उनमें उनमें रह करके आप काम करोगे, और आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके प्रति आपको दर्शाया जाता है। सो ये आपको एथिकल डिसीजन मेकिंग में एनकरेज करते हैं, पर्सनल लेवल में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी, कि आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे एक अच्छे से कैसे आप एथिकल डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। आपके पास अगर कोई डायलेमा आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, आपको किस चीज़ पे फोकस करना है, तो आप ध्यान दे सकते हो, क्योंकि NEP में इन सब चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। सो एम्पैथी को प्रमोट करता है, कंपैशन को और रिस्पेक्ट फॉर अदर्स को। सो इट प्रमोट इंक्लूसिविटी, टॉलरेंस एंड हार्मनी इन अ डाइवर्स सोसाइटी, कि आप डाइवर्स सोसाइटी में, है ना, जहाँ पे सब लोग अलग अलग तरह से हैं, विविधता है, वहाँ पे आप इंक्लूसिविटी मतलब सब लोगों को साथ मिलकर कैसे इंक्लूड कर सकते हो, टॉलरेंस को कैसे प्रमोट कर सकते हो, और सब लोगों को मिलकर के साथ कैसे रख सकते हो। सो इमोशनल इंटेलिजेंस को बिल्ड करता है आपके अंदर, कि आप कैसे दूसरों के प्रति, दूसरों की जो इमोशन है उसको अपना कैसे मान सकते हो, उनकी कैसे हेल्प कर सकते हो, इंटरपर्सनल स्किल्स को, कि आप कम्युनिकेट करो, बातचीत करके प्रॉब्लम को सॉल्व करो, उन सब चीज़ों के बारे में दर्शाता है। सो द नेक्स्ट वन इज हिंदी में NEP 2020 में प्रमुख मूल्यों पर जोर दिया गया है। तो नैतिक और नैतिक तर्क पे, मोरल और एथिकल बोल सकते हैं, यहाँ पे नैतिक ही होती है इनकी हिंदी में। सहानुभूति, करुणा और दूसरों के प्रति सम्मान। ठीक है, नेक्स्ट इज अ रिस्पेक्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, की जो वैल्यूज दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो बताई गई हैं, कि आप इक्वालिटी को प्रमोट करो, फ्रेटर्निटी, दैट इज ब्रदरहुड को, है ना, और इक्वालिटी को, लिबर्टी को और जस्टिस को कैसे प्रमोट कर सकते हो, तो उनके प्रति आपकी समझ और ये बताने के लिए कि आप कैसे रिस्पेक्ट कर सकते हो, कैसे उनका आदर कर सकते हो। सो आपके अंदर डेमोक्रेटिक, सेक्युलरिज्म और प्लूरलिज्म की भावना आपके अंदर इंस्टिल करना, सम्मिलित करना, समाहित करना, ये मेन फोकस है किसका, NEP 2020 का, कि कैसे आप डेमोक्रेटिक वैल्यू, दैट इज ये जो वैल्यूज हैं जस्टिस की, आप न्याय दिला सकते हो, दूसरों को इक्वल प्रमोट कर सकते हो सबको। सेक्युलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकते हो, कि सभी रिलीजन का आदर करना है आपको, सभी रिलीजन इक्वल है, कोई भी किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है। और प्लूरलिज्म को, डेट इज आप बोल सकते हो डाइवर्सिटी को, कि कैसे आपको किसी भी प्रकार को कोई भी भेदभाव नहीं करना है। एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप एनवायरमेंट के प्रति भी अवेयर हो, सिर्फ आप पढ़ाई से रिलेटेड ही नहीं या फिर इंडिविजुअल वैल्यूज ही नहीं, आप एनवायरमेंट के प्रति भी कैसे अवेयर हो सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे अपनी दर्शा सकते हो। सो इट प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप, कि आप एनवायरमेंट के प्रति कैसे स्टेप्स प्रोवाइड कर सकते हो, कैसे आप बोल सकते हो कि आप कैसे एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सकते हो, कैसे आप अपने एनवायरनमेंट को अच्छा बना सकते हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे फोकस कर सकते हो, है ना, प्रमोट कर सकते हो, उस पर मेन एम है किसका, आपकी NEP का। कल्टिवेट अ सेंस ऑफ ड्यूटी टुवर्ड्स नेचर एंड फ्यूचर जनरेशन, की आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्यूचर जनरेशन के लिए, आप फ्यूचर जनरेशन के लोगों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, आज के अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके नेचर के प्रति आप कैसे अपने आप को चेंज कर सकते हो, नेचर के प्रति आप कैसे ढाल सकते हो, नेचर में कैसे आप चीज़ों को सही कर सकते हो। सो सर्विस टू सोसाइटी, दैट इज सेवा भाव, टू एनकरेज लर्नर्स टू कंट्रीब्यूट टू नेशन बिल्डिंग एंड कम्युनिटी वेलफेयर, तो ये एनकरेज करता है लर्नर्स को कि वो कंट्रीब्यूट करें नेशन बिल्डिंग में, कि सोसाइटी का निर्माण करें, है ना, और कम्युनिटी वेलफेयर को प्रमोट कर सके, उसको ये बढ़ावा देता है। सर्विस टू सोसाइटी, दैट इज सेवा भाव। सो इट प्रमोट वॉलंटियरिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सिविक एंगेजमेंट, तो ये वॉलंटियरशिप को बढ़ाता है कि आप सब लोग मिलजुल कर काम करें, है ना, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, सोसाइटी के प्रति कैसे रिस्पॉन्सिबल है,
और सिविक एंगेजमेंट को भी इंक्रीज करता है। मतलब आप कैसे एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन के आप कैसे दूसरों के साथ मिल करके जो गरीब लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी कैसे हेल्प कर सकते हो। ओके, सो ये है संवैधानिक मूल्यों का सम्मान, पर्यावरण जागरूकता और जिम्मेदारी, सर्विस टू सोसाइटी, दैट इज सेवा भाव। नेक्स्ट इज द ग्लोबल सिटीजनशिप। So prepare learners to engage with global issues through the lens of human dignity and international cooperation. तो आप लर्नर्स को प्रमोट करो, लर्नर्स को एंगेज करो कि वो ग्लोबली चीज़ों में भी पार्टिसिपेट करें, वो सभी चीज़ों को एक समान देखें, वो ये ना देखें कि हम अलग हैं वो अलग हैं, सब चीज़ों को प्रमोट करें, एक अच्छा सिटीजन बन पाए और इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी को भी प्रमोट करें। ओके, तो जैसे पीस को, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी को, जैसे हमारी जो यूनेस्को है वो प्रमोट करती है चाइल्ड राइट्स के बारे में, या फिर आप बोल सकते हो जो भी ह्यूमन राइट्स हैं उनके बारे में पीस को, तो उनको कैसे आप साथ लेकर चल सकते हो वो आपकी एनईपी फोकस करती है। तो ये हिंदी में है, वैश्विक नागरिकता या पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को मानवीय गरिमा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के नजरिए से वैश्विक मुद्दों से जुड़ने के लिए तैयार करता है। ओके, शांति और सांस्कृतिक समझ और विविधता के प्रति सम्मान को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट इज द NEP 2020 एंड 21st सेंचुरी स्किल्स इंटीग्रेशन ऑफ वैल्यूज, कि कैसे आप वैल्यूज को इंटीग्रेट कर सकते हो लोगों के अंदर। सो NEP 2020 एम्स टू क्रिएट फ्यूचर रेडी सिटीजन, की फ्यूचर रेडी सिटीजन्स बनाती है आपको, मतलब आप कैसे फ्यूचर में आने वाले टाइम में कैसे अपने आप को दर्शा सकते हो, एक अच्छा सिटीजन बना सकते हो, एक अच्छा स्टूडेंट बना सकते हो, अच्छी करियर गाइडेंस आपको मिल सकती है, आप अच्छा करियर को प्रमोट कर सकते हो। तो ये सिर्फ आपके एकेडमिक और टेक्निकल नॉलेज को ही नहीं, बल्कि जो भी कॉम्पिटेंसीज है, जो भी निपुणता है 21st सेंचुरी के लिए जो चाहिए, उन सबको डेमोन्स्ट्रेट करता है, उन सबको प्रमोट करता है। ओके, तो जैसे 21st सेंचुरी स्किल्स क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो ये जो आपके क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो लिंक्ड कैसे हैं, एथिकल रिफ्लेक्शन से और डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन द वैल्यूज। तो आपको क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जो ये यूज करते हैं 21st सेंचुरी स्किल्स में, तो इसमें आप वैल्यू को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, बच्चों को मोरल डायलेमास देके, एथिकल डायलेमास देके, कि आप किस सिचुएशन में कैसे सही अपने आप को सही दर्शा सकते हो, कैसे आप सोसाइटी की हेल्प कर सकते हो। कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन में तो ग्राउंडेड इन रिस्पेक्ट, एम्पैथी एंड एक्टिव लिसनिंग। तो ये क्या है, आपकी जो कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन है वो वो मतलब आपको रिस्पेक्ट प्रोवाइड करती है, एम्पैथी प्रोवाइड करती है, सद्भावना प्रोवाइड करती है, और एक्टिव लिसनिंग, कि आप कैसे दूसरों की बात सुन सकते हो। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन एनकरेज्ड विद अ फ्रेमवर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप क्रिएटिविटी और इनोवेशन कर सकते हो एक दूसरे के साथ मिल करके, सबके साथ काम करके, और सोशल यूजफुलनेस के थ्रू। डिजिटल लिटरेसी और सिटीजनशिप को कैसे प्रमोट कर सकते हो, तो अकम्पेन्ड बाय लेसन्स इन साइबर एथिक्स, प्राइवेसी एंड डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप क्या कर सकते हो डिजिटल लिटरेसी और सिटीजनशिप के लिए, आप लेसन्स डाल सकते हो साइबर सिक्योरिटीज़ के बारे में, साइबर एथिक्स के बारे में, कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, प्राइवेसी के बारे में, कि कैसे आप दूसरों की प्राइवेसी को नहीं छेड़ सकते, है ना, आप दूसरों की प्राइवेसी को नहीं छीन सकते, डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी। सो द नेक्स्ट वन इज इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप थ्रू वैल्यू एजुकेशन एंड सोशियो इमोशनल लर्निंग। तो ये वैल्यू एजुकेशन के थ्रू डेवलप कर सकते हो आप इमोशनल इंटेलिजेंस, है ना, कि बच्चे कैसे किसी सिचुएशन में अपने आप को इमोशनली कंट्रोल करके उसको फेस कर सकते हैं। सोशियो इमोशनल लर्निंग के बारे में बच्चों को बताना, कि सोसाइटी में कैसे दूसरों के प्रति एम्पैथी, सिंपैथी कैसे दर्शा सकते हैं, लीडरशिप और इनिशिएटिव को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, इंटीग्रिटी के साथ, सर्विस के साथ, विजन फॉर द कॉमन गुड, कि सिर्फ अपने इंडिविजुअलिटी के बेस पे चीज़ों को ना देखकर वो कॉमन गुड के बारे में जाने, मतलब जिससे सबका भला हो उसके बारे में जाने। ओके, सो स्टूडेंट, इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म इन NEP 2020। सो ये आप कैसे, मतलब आपने वैल्यूज को कैसे NEP 2020 में किन किन चीज़ों के थ्रू इम्प्लीमेंट करा है, तो सबसे पहले करिकुलम एंड पेडागोजी के थ्रू। सो एम्फोसिस ऑन वैल्यू बेस्ड करिकुलम अक्रॉस ऑल लेवल, की हर लेवल पे आपने वैल्यू बेस्ड करिकुलम को प्रमोट किया है, पाठ्यक्रम को प्रमोट किया है, कि आप एथिकल वैल्यूज सिखा सको बच्चों को, क्या सही है क्या गलत है, उनको स्टोरी टेलिंग के थ्रू, रोल प्ले के थ्रू, रिफ्लेक्टिव डिस्कशंस के थ्रू, कि वो अपनी जो थिंकिंग है उस पर रिफ्लेक्शन करें, चिंतन करें, सोच विचार करें, दूसरों के बारे में सोच विचार करें, और कम्युनिटी सर्विसेज के थ्रू आप वैल्यूज प्रमोट कर सकते हो। सो इंटीग्रेशन ऑफ वैल्यूज अक्रॉस सब्जेक्ट, की सब्जेक्ट्स में आपको वैल्यूज सिखाई गई हैं, जैसे नॉट लिमिटेड टू मोरल साइंस क्लासेस की। अब सिर्फ मोरल साइंस क्लास की आपको एक बुक दे दी, बस उसी में ही आपको इनके बारे में नहीं पढ़ाया गया, बल्कि
हर जगह पे हर सब्जेक्ट में इन सब चीज़ों को इंक्लूड करा गया है। फाउंडेशनल स्टेज की बात करें तो 3 to 8 years फोकस ऑन हैबिट्स, मैनर्स, कोऑपरेशन एंड एम्पैथी थ्रू प्ले बेस्ड लर्निंग। तो बेसिकली फाउंडेशनल स्टेज की बात करें जो 3 से 8 साल तक के बच्चों में होता है, तो उसमें आप बच्चों को हैबिट सिखाओगे, मैनर्स सिखाओगे कि क्या कैसे उन्हें स्वभाव करना है, उनका स्वभाव कैसा होना चाहिए, कोऑपरेशन कैसे साथ में लेकर चलना चाहिए, और एम्पैथी की भावना, सद्भावना की, दैट इज आप बोल सकते हो वैल्यूज कैसे प्रमोट कर सकते हैं प्ले बेस्ड लर्निंग के थ्रू। उनको बुक्स के थ्रू ना पढ़ा के उनको मतलब खिलाते खिलाते ही, मतलब खेल खेल में उनको सारी चीज़ें सिखा देना। ओके, स्कूल एनवायरनमेंट की बात करें तो प्रमोशन ऑफ पॉजिटिव स्कूल कल्चर, कि आप स्कूल एनवायरनमेंट ऐसा रखो कि जहाँ पे बच्चों को अच्छी वैल्यूज आए, अच्छी, उनको एक तरह से आप बोल सकते हो कि उनके मन में ही ये हो कि यस हमारे स्कूल का इतना अच्छा एनवायरनमेंट है तो हम ऐसी चीज़ों को प्रमोट करें। तो मॉडल वैल्यूज थ्रू टीचिंग बिहेवियर, टीचर के बिहेवियर पे, स्कूल एक्टिविटीज़ पे और पीयर इंटरेक्शन पे, कि मतलब जो टीचर का बिहेवियर है वो भी ऐसा ही होना चाहिए बच्चों के साथ जैसा उनको सिखाना है। स्कूल एक्टिविटीज़ में भी वैल्यू एजुकेशन होनी चाहिए और पीयर इंटरेक्शन के साथ भी, कि आप दूसरों के साथ मिलकर के कैसे कर सकते हो उन सब चीज़ों में भी। ओके, सो ये हिंदी में NEP 2020 में कार्यान्वयन तंत्र, तो पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र, और दैट इज इसमें सभी स्तरों पर मूल्य आधारित पाठ्यक्रम पर जोर, आधारभूत चरण और स्कूल का वातावरण। नेक्स्ट इज द टीचर ट्रेनिंग। तो टीचर को भी ट्रेंड करना है आपको पैडागोजी में, ही नहीं कि वो सिर्फ उनको ये पता चले कि आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग के बारे में नहीं, कि कैसे उन्हें पढ़ाना है, क्या मेथड यूज करना है। उनको ये भी पता होना चाहिए कि क्या वैल्यूज़ हैं, है ना, क्या वैल्यूज़ उन्हें सिखानी है, क्या वैल्यूज़ उनको उनके अंदर डालनी है, क्या एथिक्स प्रिंसिपल्स के बारे में और इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में भी उनके अंदर भी ट्रेन करना है। मतलब टीचर्स के अंदर भी वो चीज़ें होनी चाहिए जो वो सिखाने जा रही है। एक्सपेक्टेड टू मॉडल एथिकल बिहेवियर, कि एक तरह से उनको आइडल माना जाता है कि बच्चे उनसे ही सीखेंगे, है ना, बच्चे किससे सीखेंगे, टीचर से ही सीखेंगे, तो उनका बिहेवियर ऐसा ही होना चाहिए जैसा उन्हें सिखाना है। मेंटर स्टूडेंट बियॉन्ड एकेडमिक्स, कि उनको सिर्फ सब्जेक्टिव नॉलेज ना देके, सब्जेक्टिव नॉलेज को गाइड ना करके, उनको और भी तरह से, मतलब इमोशनली भी जो मेंटर कर सकती हैं, गाइड कर सकती हैं टीचर, सोशली भी, फाइनेंशियली भी, हर तरह से। ओके, तो क्या वैल्यूज उनमें होनी चाहिए, वो सारी चीज़ों को ट्रेन करना। असेसमेंट रिफॉर्म, तो मूव अवे फ्रॉम रोट लर्निंग टू कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, कि आप रोट लर्निंग का असेसमेंट मत करो, मतलब जो ये हम टेस्ट लेते हैं, जो अब कर भी रहे हैं, उसको प्रमोट ना करके आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट करो कि बच्चे कितने निपुण हैं किस चीज़ में, मतलब उनकी स्किल बेस्ड लर्निंग करो, स्किल बेस्ड असेसमेंट करो आप, इंक्लूडिंग एथिकल रीजनिंग एंड लाइफ स्किल, जिसमें लाइफ स्किल्स भी होनी चाहिए कि वो कैसे अच्छी वैल्यूज को प्रमोट करते हैं, एथिकल रीजनिंग कैसी है उनकी, मतलब उनके जो डायलेमास क्रिएट करके उनके उनमें, है ना, और फिर आपको पूछना है उनसे कि क्या उनके सोच विचार है उसके ऊपर। ओके, इसके बारे में हिंदी में NEP 2020 में कार्यान्वयन तंत्र का शिक्षण प्रशिक्षण और मूल्यांकन सुधार। नेक्स्ट इज द वाई आर वैल्यूज इंपॉर्टेंट इन द 21st सेंचुरी। सो इन द 21st सेंचुरी challenges such as climate change, social inequality, digital misinformation, mental health issues and cultural conflict। so basically बहुत सारे challenges देखने को मिलते हैं जो मतलब आपके टीचिंग को अफेक्ट करते हैं नेगेटिवली। जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया, कि आपका जो क्लाइमेट चेंज है वो कितना नेगेटिवली अफेक्ट करे आपकी लाइफ को भी, है ना, हर एक इंसान की लाइफ को। सोशल इनइक्वालिटी और जो मिस इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, फेक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, अफवाहें जो होती है, रूमर्स जो होते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज कितने हैं, कल्चर कॉन्फ्लिक्ट कितने हैं, वायलेंस कितना हो रहा है, धर्म के बेस पे कितने झगड़े हो रहे हैं ना। तो बेसिकली वो सारे जो चैलेंजेस हैं डिमांड इंडिविजुअल हु आर नॉट जस्ट स्किल्ड बट वाइज एंड एथिकल। तो इन सारे चैलेंजेस की वजह से ये जो वैल्यूज़ है इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैल्यूज़ आपको दर्शाती हैं कि आप ये सारी चीज़ें ना करो, आप एक अच्छी लाइफ जो इंटीग्रिटी के साथ रहो, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करो। तो इस वजह से आपको वैल्यू एजुकेशन के बारे में आपके सिलेबस में दिया होता है। ओके, NEP में तो स्किल्ड के बारे में ही नहीं, वाइज और एथिकल कैसे बन सकते हो, मतलब आप अच्छे प्राणी, अच्छे इंसान कैसे बन सकते हो, उदारता कैसे प्रमोट कर सकते हो, और एथिकल वैल्यूज को भी। सो NEP 2020 एम्स टू प्रोड्यूस सच इंडिविजुअल्स हु थिंक क्रिटिकली, एक्ट एथिकली। तो मतलब जो क्रिटिकली सोचे और एथिकली एक्ट करें, कि मतलब ऐसे ही कुछ ना सोच ले, जो सही हो, जो चीज़ें सही हो, है ना, जो चीज़ें सभी के लिए सही हो, खुद के लिए भी और सबके लिए भी, और एथिकली एक्ट करे, इट मीन्स कि जो सही हो सबके लिए।
आर सोशली अवेयर एंड इमोशनली इंटेलिजेंट, कि वो सोशली अवेयर होने चाहिए और इमोशनली इंटेलिजेंट होनी चाहिए, कि उनके साथ जो हो रहा है, उनकी जो सामने जो हो रहा है उनके प्रति उनको अवेयरनेस होनी चाहिए, देखभाल करके सारे डिसीजंस लेने हैं उनको, और इमोशनली भी इंटेलिजेंस होने की कोई इमोशंस की वजह से वो अपने आप को नीचा ना दिखा सके, है ना, तो उन सब चीज़ों को प्रमोट ना करे। सो कैन लीड विद कंपैशन एंड इंटीग्रिटी, तो कंपैशन के साथ लीड करें और इंटीग्रिटी के साथ, मतलब अपनी गरिमा भी बनाए रखें, है ना, उसके साथ वो लीड करें। ओके, सो कंट्रीब्यूट टू जस्ट इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड, तो कंट्रीब्यूट करें सोसाइटी में, जस्टिस प्रमोट करें, इक्विटेबल सोसाइटी को प्रमोट करें जहाँ पे इक्वालिटी हो, और सस्टेनेबल वर्ल्ड को। ओके, सो ये है हिंदी में 21वीं सदी में निम्नलिखित चुनौतियां हैं: जलवायु परिवर्तन, सामाजिक असमानता, डिजिटल गलत सूचना, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों और सांस्कृतिक संघर्ष आदि। ऐसे व्यक्तियों की मांग है जो न केवल कुशल हो बल्कि बुद्धिमान और नैतिक भी हो। सो ये था स्टूडेंट, इसके बारे में आप हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं जो हिंदी मीडियम है। सो स्टूडेंट, ये थी हमारी वीडियो, ये था हमारा टॉपिक, या फिर ये थी हमारी यूनिट, दैट इज फोर्थ, है ना। और जो यूनिट थर्ड है आपकी, वो आज या कल में आ जाएगी। ओके, यूनिट थर्ड कंप्लीट हो जाएगी आपकी। यूनिट थर्ड में ये है कि आपके फिलोसोफर्स के बारे में बात की है, तो उसको अलग अलग करके या फिर दो दो एक साथ पढ़े जाएंगे, वो एक साथ एक वीडियो में फिर आप सब कुछ खोज पोज सा हो जाएगा ना, तो वो एक एक करके उनके बारे में डीप में हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, जो जो सबके लिए यूज़फुल हो, आपके ITEP के लिए भी और UGC नेट के लिए भी, या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम्स के लिए वो यूज़फुल हो आपके। सो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो बहुत सारे लोग, प्लीज़ कर देना, ये मुझे मोटिवेशन प्रोवाइड करेगा और आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, ना आपके कुछ पैसे लगेंगे। सो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।